हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करते हैं एस्टेट कॉमर्स का पेपर। पार्ट वन हम कर चुके हैं 2023 का, और पार्ट टू करेंगे आज हम। जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन देख सकते हैं। 120 तक हमने कर लिए थे। 121 देखिए। लीडर हु गाइड्स और मोटिवेट्स देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। वो कौन सा लीडर है जो रोल को क्लियर कर देता है, अपने फॉलोअर्स को बता देता है आपको ये काम करना है, टास्क बता देता है आपको ये वाला काम करना है। वो कौन सा लीडर है? ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, सिचुएशनल। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए ट्रांजैक्शनल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है। देखो, ट्रांजैक्शनल लीडर वो होता है जो गिव एंड टेक में बिलीव करता है। गिव एंड टेक ये कहेगा, काम करो, रिवार्ड ले जाओ, काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, काम बता देगा ये वाला काम करो, काम करोगे तो रिवार्ड देगा, काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट देगा। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जिसका जिसके जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होता है। जो फ्लोअर्स हैं अपने आप उससे इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर जो इनका बिहेवियर होता है वो इंस्पायर करता है लोगों को। इनका ऐसा बिहेवियर होता है, इनको नॉलेज होती है चीजों की। एक बार क्वेश्चन आता है इसमें से कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, ये आया हुआ है 4 आई कौन कौन सी है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की? इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस है, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन है, इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन है, एंड इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब आप जो लीडर है वो कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, ट्रांसफॉर्मेशनल वाला कर लेता है। इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, कितना वो इंस्पायर कर पा रहा है, कितना मोटिवेट कर पा रहा है उनको। कितना इंटेलेक्चुअल मीन्स मेंटल, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी यूज कर रहे हैं अपनी वो, लोग उससे उसकी मेंटल एबिलिटी से भी इंप्रेस हो जाते हैं। इंडिविजुअल कंसिडरेशन, हर अपने जो फ्लोअर्स पे कितना ध्यान दे पा रहा है वो। तो क्वेश्चन क्या बनता है? ये चार हैं जो, इसमें से तीन दे देगा, एक नहीं देगा, और पूछेगा कौन सी ट्रांसफॉर्मेशनल की जो ये 4 आई में से इंक्लूड है और कौन सा नहीं है। सिचुएशनल लीडर क्या होता है? जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बात क्वेश्चन में यही पूछा था, रोल क्लियर करता है बस, और ज्यादा डिटेल नहीं है। रोल क्लियर करता है और गाइड कर रहा है, वो है हमारा ट्रांजैक्शनल लीडर। अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो इन्फ्लुएंस की बात करता, मोटिवेशन की बात आती है यहाँ पे। द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। देखो, मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी आपकी कंसेप्ट से रिलेटेड है, कंसेप्चुअल स्किल्स है। देखो, रॉबर्ट कार्ड ने 3 स्किल्स दी थी। अच्छा, यहाँ मेंशन नहीं है। ये 3 स्किल्स दी थी, किसने दी थी? ये दी थी रॉबर्ट कार्ड ने। 3 स्किल्स कौन कौन सी दी थी? कंसेप्चुअल स्किल्स दी थी, ह्यूमन स्किल्स दी थी, और टेक्निकल स्किल्स। ये रही टेक्निकल स्किल्स है, ह्यूमन स्किल्स है, और कंसेप्चुअल स्किल्स है। कंसेप्चुअल स्किल्स किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, ये एरिया याद है तो टॉप मैनेजर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली स्किल्स है। मिडल जो लेवल है उनके लिए ह्यूमन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको इनसे भी रिलेशन रखना है, इनको बीच में है, इनसे भी रिलेशन रखना है, इनकी बात सुनेगा और फिर वहां तक पहुंचाएगा। इसके लिए ह्यूमन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। लोअर लेवल के लिए टेक्निकल मशीनरी वगैरह की नॉलेज है, जो मशीन का कैसे हैंडल किया जाएगा, इनको टेक्निकल स्किल्स चाहिए। जो मेंटल एबिलिटी है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता है, वो हमारी है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी डायग्नोस करेगा, वो हमारा टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। उसको कौन सी स्किल्स चाहिए? कंसेप्चुअल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? आपके माइंड से रिलेटेड। आपके माइंड ने कोई नई चीज इन्वेंशन, कोई नई चीज बना दी, तो आप ये चाहोगे कि हमारी उस चीज को हम ही यूज करें, कोई और यूज ना करे। तो इसके लिए आप क्या, उसके लिए राइट्स बने हुए हैं जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? जो आपके माइंड की चीज है, जो आपने अपने दिमाग से कुछ भी बना दिया, ठीक है, कुछ नया बना दिया अपने दिमाग से, फिर आप क्या चाहोगे? आपकी वाली चीज को आप यूज करें, कोई और यूज ना करो, तो उसके लिए आप राइट ले लोगे, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्रिएटर जिसने क्रिएट करी उसको राइट मिल जाएगा एक डेफिनेट पीरियड के लिए, उस चीज को आप ही यूज कर सकते हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में? कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ट्रेड सीक्रेट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। ये सारे ही आगे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑप्शन आ राइट। Who can check the price fluctuation in the market by holding back the goods when prices fall and releasing the goods when prices rises? देखो, कहता है कि वो कौन है, होलसेलर है, एजेंट है, या रिटेलर है, या मर्केंटाइल एजेंट है, जो क्या करता है? फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, मार्केट की फ्लक्चुएशन को क्या करता है? रोक सकता है। चेक मीन्स वो रोक सकता है। वो कौन रोक सकता है? देखो, होलसेलर होता है जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देगा। रिटेलर क्या होता है? जो होलसेलर से खरीदेगा और फिर किसको देगा? कस्टमर को देता है। तब ज्यादा सामान कौन खरीद रहा है बल्क में?
बल्क में होलसेलर खरीद रहा है, तो होलसेलर ही क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है मार्केट में। अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अगर उसको लग रहा है कि ये प्राइस जो बहुत ही गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, तो वो स्टॉक निकालेगा ही नहीं। उसके पास गोदाम में स्टॉक पड़ा है, तो अपने गोदाम में ही रखेगा। जिससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर ये क्या करेगा, अपने गोदाम से अपने माल को निकाल देगा। ऐसे ये कंट्रोल करता है प्राइस, या ना तो ज्यादा गिरने देगा, ना ज्यादा बढ़ने देगा ये। तो ये हमारा आंसर हो गया होलसेलर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैथड। टेलर ने कब लिखी थी बुक, 1911 में। एफ डब्ल्यू टेलर का, ठीक है, और हेनरी फ्यूल का मैंने ये लास्ट टाइम करवाए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। है इसमें टेलर मैंने कंप्लीट करवाया, उसने कौन सी बुक लिखी थी, कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी टेक्निक्स दी थी उसने, ठीक है, ये सब करवा रखा है। द आइडिया दैट ए सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर टू whom he or she डायरेक्टली, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार, काफी बार आया हुआ, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। द आइडिया दैट ए सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर है टू whom he or she डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। देखो दो क्वेश्चन आते हैं ये वाले, एक तो आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, वन प्लान, वन हेड वन प्लान। एक जो प्लान है वो एक, उसका एक ही हेड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक ही पर्सन है, अगर इसको सारे ही ऑर्डर देंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा ये किसके ऑर्डर को फॉलो करे, इसलिए एक पर्सन को एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे, ताकि वो समझ पाए कि किसके ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर इसको सब देते रहेंगे तो ये समझ ही नहीं पाएगा। तो ये है भाई, ये है एक अधीनस्थ के पास केवल एक पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह जिम्मेदार होती है, हमारी होगी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। की क्या, देखो इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, नॉट ए लिमिटेशन नहीं है, यानी कि क्या बताना है हमें, एडवांटेज। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, लिमिटेशन है। सिस्टम फेलियर, फेलियर हो गया, लाइट चलेगी भैया, पूरे इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम होगी। हाई कॉस्ट, ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, ये भी नुकसान ही है। लेकिन रिपोर्टिंग आप फ्लेक्सिबल कर पा रहे हो, जैसे आपको रिपोर्टिंग चाहिए वैसे कर पा रहे हो, तो ये एडवांटेज है, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। When debenture are issued as a collateral security, interest is paid on face value पे देते हैं ना इंटरेस्ट, किस पे देते हैं, चलो देखो। व्हेन डिवेंचर आर इशू, देखो हम क्या करते हैं, जब डिवेंचर इशू करते हैं हम सिक्योरिटी दे देते हैं, ठीक है, मान लो मेन सिक्योरिटी मैंने दे दी अपनी, वो सिक्योरिटी के साथ साथ थोड़ी सी कम पड़ती है वो सिक्योरिटी कई बार, तो हम क्या करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी भी दे देते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल, एक तो आपने दे दी मेन, उसके अलावा कुछ आप दे रहे हो तो एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, वो होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जब आपने मेन सिक्योरिटी दे दी है, तो आप कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, तो आप इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। देखिए, इस पे भी क्या है, मान लो जब पेमेंट का टाइम आता है, आप इंटरेस्ट रेगुलर, ये उसको आपने लोन लिया मान लो, ठीक है, लोन ले लिया आपने, मेन सिक्योरिटी दे दी, अगर आप लोन की टाइमली पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप पेमेंट करना बंद कर देते हो, तो आप पेमेंट नहीं दे रहे हो उनको, ना इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, ना लोन वापस दे रहे हो, तो वो क्या करेगा सामने वाला जिसने आपको लोन दिया है, तो आपकी मेन सिक्योरिटी को पहले बेचता है। मेन सिक्योरिटी को बेचने के बाद अगर उसके पैसे पूरे हो जाते हैं तो ठीक, अगर याद आया तो आपको वापस कर देगा वो। अगर कम पड़ रहे हैं तब प्रॉब्लम है, कम पड़ रहे हैं तो फिर जो आपने डिवेंचर दिया ना कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर वो कहेगा मेरे को डिवेंचर के राइट्स दो, मुझे इंटरेस्ट दो, अदरवाइज वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। सिंपल क्वेश्चन है। इशूड कब होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट इज पेड। इंटरेस्ट सिर्फ जब भी पे किया जाएगा जब उसके लोन की पेमेंट में प्रॉब्लम करोगे। जिसने लोन लिया वो प्रॉब्लम कर रहा है, जब वो बाद में आएगा, वो पहले कोलेटरल सिक्योरिटी तो एडिशनल है, इस पे तो बाद में आएगा, पहले वो मेन से लेगा। ठीक है, ये समझ गए, ये कब होएगी ये सारी चीज, अगर पेमेंट नहीं करोगे जब होएगी, अदरवाइज ये चीज नहीं होएगी। सिंपल, आपने जो लोन दिया आप उसकी लोन की पेमेंट कर रहे हो, टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये झोल सब पड़े जब पड़ेगा जब पेमेंट नहीं करी, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। इन द absence of any agreement, partners are liable to receive interest on loan at the rate of, देखो इंटरेस्ट ऑन हम सबने याद कर रखा होता है 6% है, बट यहाँ पे थोड़ा सा झोल दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया इन्होंने, 6% है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिंपल आएगा, लेकिन 6% पर एनम, ये वर्ड इन्होंने नहीं लिखा, तो इसके लिए हमारा आंसर बन जाएगा ये, 6% दे रहे हो इंटरेस्ट, ठीक है, पूरे साल का है, पर एनम मीन्स पूरे साल का। एक वो कितने मंथ हो गए साल में, 12, 12 मंथ से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ गया, तो यही बोल रहा है 0.5 पर मंथ, तो आंसर के अकॉर्डिंग भी यही आंसर है, सी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज, देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपने ले रखी है, बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में दिखाओगे तो ये क्या है आपका एसेट अकाउंट।
फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, देखो बिजनेस क्या बना रहा है, कैश बुक बना रहा है, ठीक है, इसमें बैंक कॉलम बना लेगा, ठीक है, और एक बैंक बना रहा है, पासबुक बना रहा है, ठीक है। हमारे लिए डेबिट साइड, बिजनेस के लिए डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, ठीक है, वो बैलेंस अपना यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल बैलेंस है यहाँ वाला, यहाँ वाला जो बैलेंस है उसके लिए अनफेवरेबल है। बैंक उल्टा चलेगा, जो हमारे लिए यहाँ है बैंक में वो चीज यहाँ जाएगी। अगर यहाँ बैलेंस है बैंक का, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, वो फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है जी। अब कैश बुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल है, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पासबुक का पूछा है, तो पासबुक का कौन सा फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है जी। कैश बुक की बात करें तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, पासबुक उल्टा चलती है, उसमें क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा फेवरेबल। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और लाइबिलिटी टेक्स ओवर बाय द पार्टनर इज टू बी डेबिट। देखो पार्टनर ने क्या किया, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, कमेंट में बताना मुझे। देखो हमने ये बनाया, तो इसमें क्या करा, किसी पार्टनर ने क्या किया, लाइबिलिटी ले ली। पार्टनर ने कहा ठीक है जी, मैं लाइबिलिटी की मैं पेमेंट कर दूंगा। अब देखो वो पेमेंट कर देगा, अब ऐसा फ्री में थोड़ा ना पेमेंट करेगा, बिजनेस उसको पैसे देंगे, तो हम उसके कैपिटल में डाल देंगे। जिसने भी पेमेंट करी, एंट्री बन जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन और क्रेडिट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन को डेबिट करो, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करो। अब क्वेश्चन में पूछो, क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी टेक्स ओवर बाय द पार्टनर इज टू बी डेबिट टू, डेबिट पूछा हुआ है, डेबिट करेंगे हम रियलाइजेशन को, क्रेडिट पूछता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, टेबल एफ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे 12%, कॉल्स इन एडवांस पे, ये उल्टा दे दिया भाई, कॉल्स इन एरियर पे होता है 10%, कंपनी कॉल्स इन एरियर पे 10% ले रही है, और जब कॉल्स इन एडवांस हो रही है तो 12% कंपनी देगी, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया तो ये दोनों ही गलत हो गए, हमसे करेक्ट पूछा है तो ये भी गलत, ये भी गलत। लॉस ऑन रेशियो शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, नहीं भाई। देखो जब भी कंपनी ने शेयर पेमेंट नहीं मिली तो कंपनी क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी शेयर को। जब भी कंपनी फॉरफिट करेगी दोबारा से रीइश्यू करेगी उस शेयर को। जब भी कंपनी रीइश्यू शेयर करती है तो मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट दे सकती है, जितना उसके पास फोरफिट में पैसा है। देखो वैसे तो जो कंपनी एक्ट है वो कहता है कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर के लिए, लेकिन जब रीइशू हो रहे हैं तो वो डिस्काउंट पे हो सकते हैं, लेकिन उतनी डिस्काउंट मैक्सिमम होगी जितना कि फोरफिट में उनके पास पैसा आया है। तो ये शुड नॉट एक्सीड फोरफिट अमाउंट आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, शुड दे रखा है इन्होंने, नोट आएगा यहाँ पे। स्वीट इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर इशू टू एम्प्लॉइज, हाँ ये सही है। स्वीट इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने इंप्लॉइज को देती है, किस पे देती है, डिस्काउंट पे। वैसे कंपनी डिस्काउंट पे अब शेयर इशू नहीं कर सकती, पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, बट ओनली स्वीट इक्विटी शेयर है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, वो इंप्लॉइज को दिए जा सकते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए कि वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कंपनी उनको पार्टनर बना सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर बना सकती है। ये देख लेना एक बार। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी यूटिलाइज फॉर ए कंपनी, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किस लिए यूज कर सकते हो भाई, 10 रुपए का शेयर है, आपने 10 रुपए के शेयर को आपने 12 रुपए में दे दिया तो 2 रुपए क्या आ गया आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो प्रीमियम ये जो अमाउंट आया इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसको राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर का तो नहीं आएगा, ठीक है जी। राइटिंग ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास, राइटिंग ऑफ कर सकते हो आप इसको, देखो एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम को, ये देख लो कैसे कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम इशू कर सकते हो आप। इशू बोनस शेयर के लिए आप इशू कर सकते हो, बोनस शेयर देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, जो अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं या डिस्काउंट दे रहे हो कोई, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। बाय बैक करने हैं जब इसको यूज कर सकते हो, या कोई प्रीमियम देना है आपने रिडम्पशन के टाइम पे, आप रिडीम कर रहे हो शेयर, प्रीमियम पे दे रहे हो, या डिवेंचर के रिडीम का प्रीमियम में आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। द अप्रोप्रिएट सिक्वेंस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर इन द फ्लोइंग ऑर्डर, इसकी एक ट्रिक है, पिक, इस ट्रिक को याद रख लो बस, इससे सोल्व हो जाएगा। पी से प्रमोशन, पहले प्रमोशन मीन्स प्रमोटर के माइंड में आइडिया आएगा, ठीक है, आइडिया आने के बाद इनकॉर्पोरेशन, वो इनकॉर्पोरेशन मीन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कंपनी का, रजिस्ट्रेशन के बाद कैपिटल चाहिए उनको, कैपिटल के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको
इन चक्रों में नहीं पड़ना होता। कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट में वो सिर्फ 2 स्टेजेस से ही काम चला लेती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उनको ये चारों स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट, ये भी मैंने करवा रखा है। कंपनी कंपनी करवाया था मैं लास्ट में, 3 वीडियो में कंपनीज करवाया था लास्ट टाइम, तो उसमें मैंने ये सब क्लियर कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। ए सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट ए कैंडिडेट। देखो भाई, कीवर्ड क्या है हमारा, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, डिटेल में जा रहे हो आप। डिटेल में किस में जा रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू में। स्ट्रेस इंटरव्यू में आपको स्ट्रेस दिया जाएगा कि आप उस स्ट्रेस को फेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो हमारा जो मेन आंसर बनेगा वो आएगा कॉम्प्रिहेंसिव। The socialization stage where individual confront the possible dichotomy between their organizational expectation and reality। देखो, सोशलाइजेशन क्या होता है, जब कोई नया एम्प्लॉइज ज्वाइन करता है कंपनी को, सोशलाइजेशन का मतलब है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके सबॉर्डिनेट से रूल्स रेगुलेशन बताते हैं उसको, कंपनी के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये सब बताते हैं। इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन स्टेजेस है, इसकी इसकी 3 स्टेजेस है सोशलाइजेशन की। प्री अराइवल, एनकाउंटर और मेटामॉर्फोसिस। प्री अराइवल क्या कहता है, देखो प्री अराइवल पहले की स्टेज है, जब कोई, ये हमारा बिजनेस है, जब भी कोई इम्प्लॉइज, नया इम्प्लॉइज आएगा तो उसकी अपनी उम्मीदें होंगी कुछ, ठीक है, उसकी अपनी कुछ वैल्यूज होंगी, वो बिजनेस में अपनी वैल्यूज अपनी उम्मीदें साथ लेके आएगा। फिर एनकाउंटर स्टेज आएगी, अब जो उसको उम्मीद थी और जो उसको काम दिया गया, हो सकता है जैसा उसने सोचा उसको वैसा काम मिल गया हो, पॉसिबिलिटी है। जो उसने एक्सपेक्ट किया और जो उसको रोल दिया ये सिमिलर भी हो सकते हैं। हो सकता है जो उसने उम्मीद रखी थी कि एनवायरनमेंट ऐसा होगा, मुझे ये काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं भी हो, यहाँ पे कुछ अलग काम दे दिया गया, जैसा एनवायरनमेंट सोचा था उसने वैसा नहीं था। दोनों बातें पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी और जो रियलिटी है वो डिफर डिफर भी कर सकती है, जहाँ जो उसने सोचा वो सेम भी, दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर आएगी मेटामॉर्फोसिस स्टेज। मेटामॉर्फोसिस स्टेज में क्या होता है, इसमें इम्प्लॉइज अब क्या हो गया, उसने काम करना सब सीख लिया, कोई भी प्रॉब्लम होती है सॉर्ट आउट कर लेता है, वो उसने सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया काम, यहाँ पे ट्रेन बन गया, वो ट्रेन हो गया, वो काम करते 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 वो ढल, कहते हैं ना किसी मॉल में आप जैसे रहोगे उस मॉल में ढल जाते हो, बस ये वही है, यहाँ पे ढल जाता है वो। अब हमारे पास देखो, कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिक्टोमी होगी, वो सेम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कौन सी स्टेज थी, एनकाउंटर स्टेज। Which one of the following is not a principle of Henry Fayol? हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, डिसिप्लिन है, रेम्यूनरेशन है, सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। हेनरी फ्योल करवा रखा है, वहां से देख लेना भाई। सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस। देखो, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आप डिलीवर भी कर रहे हो और साथ में आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हो, ये सब कर रहे हो ताकि कस्टमर से अच्छे रिलेशन बने। तो इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पर ये सारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन काम होना जा रहा है सॉफ्टवेयर, तो साथ में ई वर्ड लगा दो, ECRM। With reference to the micro, small and medium enterprise, consider the following statement. This sector is the largest employer of human resources in India. It generates more employment opportunity as per unit capital invested। ये तो सही है, अभी इसमें पैसा कम लगता है और आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाती है। जो इसका आंसर की था, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया हुआ है A एंड B। ए एंड बी दोनों दिया हुआ है, ये भी मान रहे हैं कि ये लार्जेस्ट इन्होंने बोल दिया, तो मेरे को थोड़ा इस पे वर्ड पे डाउट हो गया कि सबसे ज्यादा यही दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया, और इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही आ जाएंगे A एंड B आंसर की के अकॉर्डिंग। ओजेस कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग जोग्राफिकली। देखो, मीन को तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, मीन ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं होता। मोड ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है हिस्टोग्राम से, जो ऐसे बनता था ना, ऐसे ऐसे वाला, ये मोड मोड हिस्टोग्राम से। मीडियन किससे होता है, ओजिव से। ओजिव क्या होता था, लेस देन और मोर देन और लेस देन, दो बन गई, और जो ये बीच में होता था ये मीडियन होता था। तो हम ओजिव से क्या एक्सप्रेस करेंगे, मीडियन को। मोड हिस्टोग्राम। द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ए मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट। कितने बंदों को, कितने अपने सबॉर्डिनेट को एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। सेंट्रलाइजेशन मींस टॉप मैनेजमेंट के पास पावर रहती है, डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर बढ़ जाती है, सबको दे दी जाती है अथॉरिटी। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि कितने बंदों को कंट्रोल कर सकता है। एक्स लिमिटेड परचेज मशीन वर्थ रुपीज 288,000 एंड इन ल्यू इशू डिवेंचर इशू कर दिए 100 का। कितने पे करा, डिस्काउंट पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कितने पैसे देने हैं, यहाँ पे देख लो, हमने देना है इतना,
इतना अमाउंट, ठीक है जी। इतने डिवेंचर उससे परचेज मशीनरी ली तो इतने पैसे के लिए इतने देंगे हम उसको, ठीक है, ये देना है हमने पैसा। परचेज कंसिडरेशन लिखा, डिवाइडेड बाय, गलती कहाँ होती है, नीचे वाले में, ऊपर वाले तो सब ठीक कर लेते हैं। अगर डिस्काउंट है तो बेटा माइनस करना है, प्रीमियम है तो ऐड करना है। 100 का शेयर आपने दिया 4% डिस्काउंट में, तो 100 के शेयर पे 4 रुपए डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट, 4 रुपीज डिस्काउंट होगी तो 96 आ गया। अगर यही प्रीमियम होती तो 104 आ जाता। ये चीज ध्यान रखना, प्रीमियम ऐड होगा, डिस्काउंट लेस होगी, तो इसको कट काट देंगे। दो, 12 दूनी 18, तीन, तीन पे कट जाएगा, 3 से 18, 3 27 और 28, 3 पे कट गया तो 3000 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ कैश का मतलब है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश आया या कैश गया, ठीक है जी। देखो, डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करवाया आपने, ठीक है, कैश प्लस बैंक एक ही मानते हैं, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमने पढ़ा था, कैश प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं। तो एक बैंक में जमा हो गया, कैश गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पैसा नहीं आया आपके पास। उसके बाद इससे आ रहा है, एक मिनट रुको, थर्ड वाले को देखो पहले। कन्वर्टेड, इतने डिवेंचर को आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, कोई पैसा नहीं आया। विड्रॉ कर लिया कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कम हो जाएगा तो कैश बढ़ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में तो कैश नहीं आया ना। तो हमारा आंसर आएगा इसमें, आपने सेल ऑफ फर्नीचर करा, चाहे प्रॉफिट पे करा चाहे लॉस पे करा, डजेंट मैटर, पैसे तो आएंगे ही आएंगे। चाहे प्रॉफिट पे करो चाहे लॉस पे करो, यहाँ पे कैश आपके पास आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज द हाईएस्ट। देखो, गुडविल की नेचर होती है रैट, कैट, डॉग, एलिफेंट नेचर नहीं होती गुडविल की, एलिफेंट वाला नहीं आता। तो इन तीनों में से आंसर आएगा। तीनों में से क्या पूछ रखा है? हाईएस्ट पूछ रखा है। देखो, रैट गुडविल, रैट क्या करता है, एक कभी किसके घर में जाएगा, कभी किसके में, एक जगह नहीं टिकता ना वो, इधर उधर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है वो। रैट गुडविल तो नहीं है। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को? कैट और डॉग में। देखो, अब इसको समझो, अब इसको हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगाना हमने यहाँ पे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे क्या लगाना है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैट क्या होती है? एक प्लेस। कैट किसी के घर में जाती है, उसे वहां दूध मिलता है तो बार बार उसी प्लेस पे जाती है। कैट प्लेस लॉयल होती है, प्लेस के लिए, ठीक है जी। डॉग क्या होता है? ओनर के लिए लॉयल होता है, जहां ओनर जाएगा डॉग भी ओनर के लिए लॉयल होगा, ओनर के साथ साथ जाता है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, हमने वर्ड पे किस पे फोकस करना है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई आपका बिजनेस, ठीक है, आपने बिजनेस बेच दिया, मैंने लिया बिजनेस, ठीक है। अगर आप अपनी गुडविल को साथ लेके तो मुझे आपका बिजनेस लेने का क्या फायदा हुआ? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? प्लेस गुडविल अच्छी होती है, जिसको कहते हैं कैट गुडविल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। आपने ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, आपने बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो हाईएस्ट गुडविल किसकी होती है? कैट नेचर की। In double account system, the final account of a company failed to disclose the true condition of its assets। भाई कई बार एसेट्स को अपने नहीं दिखा पाती फाइनल अकाउंट में, ये बात ठीक है, क्यों नहीं दिखा पाती? ये रीजन देखो पहले। बिकॉज द कंपनी आर शोन एट देयर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली वर्न आउट। देखो भाई, ये हमारा पार्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था ना, हम एसेट को मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते, किस वैल्यू पे दिखाते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे, जिस पे आपने प्राइस पे एसेट ली है। हो सकता है आज मार्केट वैल्यू कुछ अलग हो, आप एसेट को दिखा रहे हो सकता है उस एसेट की वैल्यू ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हो। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो ये आ जाएगा बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। When one party grants the right to the use the asset to the other party in return for a periodic payment। भाई देखो, आपने अपनी एसेट दे दी, बदले में आप रेंट ले रहे हो, जिसको कहते हैं लीज रेंट, ठीक है, लीज रेंट कह लो जिसको। आपने जैसे हमने कार ले ली, मान लो आपने 18 लाख रुपए की गाड़ी ली, ठीक है। कंपनी, भाई जो कंपनीज ऑफर कर देती हैं अपने एम्प्लॉयज को, आप गाड़ी ले सकते हो लीज पे। तो लीज पे अगर कंपनी के एम्प्लॉयज गाड़ी लेते हैं तो उनको पर मंथ अमाउंट भी देनी पड़ेगी। आपने 18 लाख की ली है तो आपको 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा। रेंट यानी कि एक तरफ से रेंट देना पड़ेगा आपको, 1 रुपया भी नहीं लगाना, आपको फ्री में गाड़ी मिल जाएगी, पर मंथली आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। वो होती है लीज फाइनेंसिंग। ऑन रिटायरमेंट, और अगर देखो, अगर आप अपनी गाड़ी लोगे तो आपको 18 लाख देने पड़ेंगे, ठीक है। या लोन देना, लोन पे लेनी है तो कुछ कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ लोन लेके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसकी बजाय आप कंपनी से ले सकते हो, पर मंथ रेंट देते रहो। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, एसेट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन एट द ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट टू बी ओपन इज। देखो, अब तुम्हारा कीवर्ड क्या है यहाँ पे? ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना है। अगर आप नई वैल्यू पे, रिवाइज वैल्यू पे दिखाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, अगर ओल्ड वैल्यू पे दिखा रहे हो तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा तो बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू पे एसेट एंड लाइबिलिटी आएंगे, उसमें रिवाइज वैल्यू नहीं आएगी।
The total of the sales book is posted to the credit of the debtor account, sales return, purchase return, none of the। देखो, हमने क्रेडिट बुक्स बनाई। ये हम बुक्स क्यों बनाते हैं? अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो जनरल में ट्रांजैक्शंस करना पॉसिबल नहीं है, जनरल बहुत बल्कि हो जाएगी। तो फैसिलिटी के लिए हमें मुश्किल ना हो बिजनेस को, बिजनेस बुक्स बनाते हैं कब? जब बिजनेस बहुत लार्ज हो जाता है। तो आपने सेल्स बुक बना ली, ठीक है, सेल्स बुक बनाई आपने, तो जो भी उसका टोटल है, ठीक है, सेल्स बुक इज पोस्टेड क्रेडिट ऑफ द, वो किस में जाएगा? सेल्स बुक का जाता है सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पे आपने बहुत सारी 10 ट्रांजैक्शन करी, सेल्स बुक में सिर्फ इन सब का टोटल करके लिख दोगे, एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन में सेल्स अकाउंट है ही नहीं, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इज, देखो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमें आंसर देने से पहले करंट रेशियो की बात कर रहा है। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। कह रहा है करंट रेशियो इंक्रीज, ये रेशियो इंक्रीज कब होगी? या तो करंट एसेट बढ़े जब इंक्रीज होगी, या फिर करंट लाइबिलिटीज कम हो जब इंक्रीज होएगी। फिर कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो कब इंक्रीज होएगी? डेट इक्विटी रेशियो इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन डेट इक्विटी, डिक्रीज पूछ रहा है, डेट बटे में इक्विटी। ये कह रहा है ये डिक्रीज कब होएगी? ये डिक्रीज जब होएगी, या तो हमारे पास क्या हो जाए, फॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। देखो, अब मान लो मेरे पास, मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, एक बार रुको, यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप 2 लाख, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लो, इसको एग्जांपल से समझो, ये 1 लाख है। अब ये पूछ रहा है, हमारे पास रेशो आ गई 2:1। अब ये पूछ रहा है ये रेशो डिक्रीज कब होगी, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे ले लिया 1,50,000, तो ये रेशो डिक्रीज होगी, यहाँ पे डेट अगर आपके डिक्रीज हो गई तो ये रेशो डिक्रीज होगी। या फिर आपकी इक्विटी बढ़ गई तो ये रेशो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इस जो साइन है ना, हमने इसको देखना है। अब पहले करंट रेशो लो, करंट एसेट इंक्रीज हो और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो। देखो, इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, डिवेंचर इशू करें फिक्स एसेट पे ना, यहाँ तो कैश करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ डिवेंचर और फिक्स एसेट की बात है, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। यहाँ कैश करंट एसेट है, कैश करंट एसेट, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। छोड़ो अब करंट एसेट, इसको छोड़ दो, अब हमारा काम नहीं है, अब हम इसको पकड़ेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। देखो, कैश इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी शेयर करे कैश आ गया, डिवेंचर इशू करे कैश, ये तो इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, आपने यहाँ पे कैश रिडीम कर दिया, कैश चला गया, यहाँ कैश करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा। इन दोनों पे आओ अब ये कह रहा है कि इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, आपने इशू करे इक्विटी शेयर कैश, करंट एसेट इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है जी। साथ के साथ इक्विटी शेयर्स क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज हो रहे हैं, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, आपने डिवेंचर इशू करे कैश, ये तो इंक्रीज होगी करंट एसेट, लेकिन डिवेंचर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, ये चीज तो आपकी इंक्रीज हो रही है, जबकि ये चीज तो इंक्रीज होनी नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। ठीक है जी, समझ में आ गया? थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वैसे देखा जाए तो, अगर आप इन फॉर्मूलों के बेस पे चलते हैं। फॉर्मूलों में भी आप किसके बेस पे चलेंगे? साइन के बेस पे चलो। फॉर्मूला लिखो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला रखो डेट और इक्विटी। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाते, इसलिए मैंने क्या करा, आपको 2 लाख और 1 लाख का एग्जाम्पल दिया था। 2:1 की रेशो आ गई। अब इस रेशो को हमने क्या, इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला डिक्रीज करना है, तो हमें वैसे वैसे करना है। डिक्रीज कैसे होगी? या तो इसको डिक्रीज कर दो, ऊपर वाले को जब डिक्रीज हो जाएगी, या नीचे वाले को इंक्रीज करो। अब डिवेंचर इशू से ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है जी। इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो ये रेशो डिक्रीज हो जाएगी, साथ के साथ करंट एसेट इंक्रीज भी होगी, कैश आ गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सेकंड। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हो क्लियर होगा तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।